हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। इस चैप्टर के एप्लीकेशंस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखने को मिलते हैं। इस चैप्टर के ज्यादातर जो फॉर्मूले हैं उन्हें आप डिराइव कर सकते हैं बेसिक मैथमेटिक्स के थ्रू, लेकिन उन्हें याद कर लेना एक बेहतर स्ट्रैटेजी होती है क्योंकि एग्जाम में आपके पास उतना ज्यादा टाइम नहीं रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एवरेज रेट। तो एवरेज रेट को हम लोग डिफाइन करते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाई चेंज इन टाइम का नेगेटिव, या फिर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई चेंज इन टाइम। इसी के साथ इंस्टेंटेनियस रेट, जब हम लोग चेंज इन टाइम को बहुत ही छोटा कर दें या एक इंस्टेंट पर अगर हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करें, तो जिस तरह से हम लोग वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं उसी तरह से यहाँ पर डी आर बाई डी टी का नेगेटिव और डी पी बाई डी टी इसके इक्वल होता है। अगर हमें कुछ कोएफिशिएंट्स देखने को मिले रिएक्शन के अंदर, तो उन कोएफिशिएंट्स को हम लोग सिंपली डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, तो यहां पर जो हमारा रेट होगा वो होगा माइनस हाफ ऑफ DH2 बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस DO2 बाई डी टी। मतलब यहाँ पर जो H2 का कोएफिशिएंट था उसको हमने इधर डिनोमिनेटर में डाल दिया है और ये हमें रेट फाइंड करने में आसानी देता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़े कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट पे किस तरह से रेट डिपेंड करता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है AA प्लस BB गिव्स प्रोडक्ट्स। इसका जो रेट होगा वो A टू द पावर X और B टू द पावर Y पर डिपेंड करेगा। ये दोनों एक्सपोनेंट्स में हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक K नाम का रेट कांस्टेंट भी रहेगा। इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा X प्लस Y, जो कि नॉट नेसेसरीली A प्लस B के बराबर होगा। मतलब जरूरी नहीं है कि x प्लस वाई हमेशा बराबर हो a प्लस बी के। उसके क्या कंडीशंस हैं हम लोग आगे देखेंगे। अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि जो ऑर्डर है वो इस रेट लॉ जो है या रेट एक्सप्रेशन जो है उसमें जो एक्सपोनेंट्स हैं उनके सम के बराबर होता है। ये जो ऑर्डर है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या फ्रैक्शन हो सकता है। इसके साथ ही एक और हम लोग क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसे कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। ये होता है नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज कोलाइडिंग टू गिव द प्रोडक्ट। यहां पर ये A प्लस B हो सकता है। जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो नेचुरल नंबर्स होगी। वो कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड कर रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग एक रिएक्शन का एग्जाम्पल देख भी सकते हैं। CH3Cl प्लस OH माइनस बना देगा CH3OH प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी 2 है क्योंकि 1 और 2 ये दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराकर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ये जीरो नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं होगा जैसे मैंने आपको बताया। और मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 काफी रेयर है क्योंकि इतने ज्यादा उसमें प्रोबेबिलिटी के चांसेस कम हो जाते हैं कि वो कोलिजन होना पॉसिबल नहीं हो जाता है उतना आगे में। नेक्स्ट है हम लोग कुछ और टाइप्स ऑफ रिएक्शन डिफाइन करते हैं। एलिमेंटरी रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो कि सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है। इस केस में जो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी होता है वो सेम होता है। जैसा हम देख सकते हैं रेट में यहाँ A और B है, तो इसकी ऑर्डर भी A प्लस बी है और मॉलिक्यूलरिटी तो हमें देखकर ही पता चल रहा है कि A प्लस बी होने वाली है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मल्टी स्टेप रिएक्शंस को कहते हैं। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास A से B प्लस C बना और B प्लस D से प्रोडक्ट बना। इसमें दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप मान लो स्लो है और दूसरा स्टेप मान लेते हैं फास्ट है। तो जो स्लो स्टेप होगा उसे कहते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। आप ये चीज देखेंगे कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो जो स्लोएस्ट पार्ट होता है उसी के अनुसार रेट डिटरमिन होता है। आप इसे अपने स्कूल के एग्जाम्पल से ले लीजिए या फिर किसी रेस के एग्जाम्पल से ले लीजिए। मान लीजिए 4 लोग एक साथ दौड़ रहे हैं, जो कि एक साथ ही दौड़ रहे हैं, तो उनकी स्पीड वही होगी जो स्लोएस्ट मेंबर की स्पीड होगी। इसी तरह से आप इसका एग्जाम्पल को यहाँ पर अप्लाई करके देख सकते हैं। यहाँ पर जो RDS होगा उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो होगी ऑर्डर के बराबर। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं स्लोएस्ट स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी है वही यहाँ पर ऑर्डर है 1 Ka टू द पावर 1। B जो यहाँ पर दोनों स्टेप में अपीयर हो रहा है लेकिन प्रोडक्ट में अपीयर नहीं हो रहा है उसे कहते हैं इंटरमीडिएट। मतलब पहले स्टेप में प्रोडक्ट बना लेकिन फिर वो कंज्यूम हो गया नेक्स्ट स्टेप में फाइनल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, तो उसे इंटरमीडिएट कहते हैं। नेक्स्ट रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। तो जैसा हमने ऊपर देखा था, जो हमने रेट लॉ लिखा था, यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट है इसकी यूनिट डिपेंड करेगी रेट की यूनिट पर और इस x और y के जो कारण यूनिट्स आ रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन की यहाँ पर उस पर। तो अगर हमारे पास एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब जिसमें रेट
डिपेंड नहीं करती है किसी भी चीज़ के कॉन्सेंट्रेशन पर, तो वहाँ पर जो K की यूनिट होगी वो रेट के यूनिट की ही बराबर होगी, मतलब मोल पर लीटर पर सेकेंड। सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट होगी वो किसी एक कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगी, तो कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म्स मतलब मोल पर लीटर कट जाएगा और हमें मिलेगा रेट कांस्टेंट का टर्म पर सेकेंड। सिमिलरली सेकेंड ऑर्डर के लिए हमें मिलेगा मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। आगे हम लोग बढ़े इंटीग्रेटेड रेट लॉ की तरफ, तो आप ये इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेट करके आपको दिया हुआ है, आप इसे याद कर सकते हैं डायरेक्टली या फिर आप इंटीग्रेट करना चाहें अगर एग्जाम में तब भी आप कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर देखते हैं k इज इक्वल टू 1/n-1t 1/r टू द पावर n-1 माइनस 1/r नॉट टू द पावर n-1। r नॉट यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, r यहाँ पे उस टाइम की कंसंट्रेशन है जो यहाँ t दिया गया है, और k तो हमें पता ही है रेट कांस्टेंट कहलाता है। n इज इक्वल टू 0 को अगर हम लोग यहाँ डालेंगे तो हमें मिलेगा r नॉट माइनस r बाई टी। n इज इक्वल टू 2 हम लोग यहाँ डालेंगे तो हमें मिलेगा 1/t 1/r माइनस 1/r नॉट। n इज इक्वल टू 1 के लिए ये इक्वेशन फॉलो नहीं होती है, ऐसा आप देख भी सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास है रेट इज इक्वल टू k x, तो यहाँ पर रेट को हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी एक्स बाई डी टी। यहाँ पे x नीचे जाएगा, t ऊपर आएगा, तो हमें मिलेगा के टी इज इक्वल टू माइनस एल एन एक्स, जहां से जहां तक आपको जाना है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि लॉगरिथम के टर्म में आ रहा है, और ये इंटीग्रेशन आप सिंपली करके देख भी सकते हैं। तो हमें यहाँ पर जो टर्म मिल रहा है वो है 2.303/t log 10 r नॉट बाई आर, या फिर आप इस 2.303 को इधर डाल के ln r नॉट बाई आर इसे लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप याद रखें कि जो आपको स्कूल एग्जाम्स या सीबीएसई एग्जाम्स में स्पेशली जो भी आपको दिया जाता है वो 10 के लॉगरिथम टेबल दी जाती है, और इसीलिए आपको ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा प्रिफर करना चाहिए, क्योंकि आपको कैलकुलेटर्स अवेलेबल नहीं रहेंगे जेई या फिर नीट के एग्जाम्स में भी, और न ही आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो इसीलिए ओलंपियाड्स में आप इसे यूज़ कर सकते हैं नेचुरल लॉगरिथम वाले टर्म को, लेकिन आपको 10 के लॉगरिथम में कैसे इसे कन्वर्ट करना है वो भी आना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बस जो चीज़ हमने ऊपर देखी थी वही यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इस इक्वेशन को भी इससे डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें, अगर कोएफिशिएंट आ जाए यहाँ पे, तो जैसा ऊपर हमने किया था 1/x से डिवाइड कर देना है बस लेके, उससे आपका जो रेट कांस्टेंट है वो आ जाएगा। नेक्स्ट है हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r नॉट टू द पावर n-1 के, और अगर n 0 है तो हाफ लाइफ हम देख सकते हैं r नॉट बाई 2k होगा, n 1 है तो ln 2/k होगा, यानी 0.693/k। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर भी n को अगर 1 डालेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो t हाफ है वो कांस्टेंट है, मतलब वो सिर्फ रेट कांस्टेंट पर डिपेंड करता है, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। ln 2 की वैल्यू आप यहाँ याद रखें 0.693 होता है। नेक्स्ट n इज इक्वल टू 2 के लिए 1/r नॉट के प्रोपोर्शनल है। अगर हम लोग बात करें एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन की, जो है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट्स हैं। मान लो हमारे पास a प्लस बी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और इसकी रेट है k a टू द पावर 1 b टू द पावर 1, तो इसकी जो रेट कांस्टेंट होगी वो होगी 2.303/t a माइनस बी लॉग 10 b a माइनस एक्स बाई a b माइनस एक्स। एक्स यहाँ पर उस टाइम पर जो कॉन्सेंट्रेशन होगी प्रोडक्ट की उसके बराबर है। तो ये जो रिएक्शन है या फिर इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है, ये चीज़ आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं ओलंपियाड्स के लिए। आपसे जेई में जनरली ये चीज़ पूछी नहीं जाती है, कुछ सालों पहले केवीपीवाई में ये चीज़ पूछी गई थी डायरेक्टली, तो आप इस चीज़ को भी डिराइव कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आपसे जेई एडवांस में भी ये कभी पूछ लिया गया मान लीजिए, तो आपको ये पता होना चाहिए पहले से। अगर यहाँ पर a बहुत बड़ा हो जाए b से इस रिएक्शन में, तो हम लोग देख सकते हैं a माइनस बी ऑलमोस्ट इक्वल टू a हो जाएगा, और x बाई a ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रेट होगी वो हो जाएगी k डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b। क्यों ऐसा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मान लो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू b, तो उसका जो चेंज होगा वो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल माना जा सकता है, जैसे हम लोग देख सकते हैं x बाई a का जो चेंज है।
और क्योंकि ए की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है इसीलिए हम लोग उसको कांस्टेंट मानकर हटा सकते हैं रेट इक्वेशन से। वही चीज हमने किया है, ए की कॉन्सेंट्रेशन को हमने कांस्टेंट मान लिया, उसको इनिशियल रेट लॉ से रेट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया और एक नया रेट कांस्टेंट पा लिया। ऐसे रिएक्शंस को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इनकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है लेकिन ऑर्डर 1 हो जाता है। इसके कुछ रिएक्शंस हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। आपसे ये चीज डायरेक्टली असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े, स्पेशल रिएक्शंस कुछ और है। एक है साइड या पैरेलल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक रिएक्टेंट दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहा होता है एक ही टाइम पे। दोनों की जो रेट कांस्टेंट है वो K1 और K2 है। यहाँ पर जो फाइनल नेट रेट कांस्टेंट होगा वो होगा K1 प्लस K2 और जो रेट होगी वो K1 प्लस K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के बराबर होगी। यहाँ पर जैसा हमने ऊपर देखा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो जो चीजें होती हैं वही वही यहाँ पर लागू होंगी। बस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी फाइंड करने के लिए आपको K1 बाई K से इसको मल्टीप्लाई करना होगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी फाइंड करने के लिए K2 बाई K से। आप इसे एक तरह से यूनिटरी मेथड टाइप का भी कह सकते हैं कि रिएक्शन आगे बढ़ी है, जितना इस तरह बढ़ी उसको अलग कर दिए, जितना इस तरह बढ़ी उसको अलग कर दिए। आगे हम लोग देखते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। मान लो A चेंजेस टू B है, KF यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट है, KB यहाँ पर बैकवर्ड रिएक्शन की रेट है, RF जो होगा वो होगा KF इंटू A टू पावर 1, RB जो होगा वो होगा KB B टू पावर 1। मतलब जो रेट आगे की जो रेट पीछे की वो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, जैसा हमने ऊपर देखा था। ये चीज आपसे हो सकता है जेई वगैरह में ना पूछें, लेकिन ओलंपियाड अगर आप देने जाते हैं तो उसमें ये वाली रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। डिराइव आप इसे भी कर सकते हैं लेकिन काफी लंबा डेरिवेशन होता है ये सारी चीजों का, तो इसे डायरेक्टली याद रख लें। KF प्लस KB इज इक्वल टू 2.303 बाई T log 10 x इक्विवेलेंट बाई x इक्विलिब्रियम बाई x इक्विलिब्रियम माइनस x है T टाइम पर जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है उसके बराबर। आगे हम लोग देखें कि इक्विलिब्रियम जो होता है वो B एट इक्विलिब्रियम बाई A एट इक्विलिब्रियम होता है। ये चीज आप इक्विलिब्रियम के चैप्टर में भी पढ़ेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस। तो कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस इस तरह के होते हैं, A से B बना, B से C बना। ये रिएक्शन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है। एक ऐसा टाइम आता है जब B की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होती है और उसके बाद B कम होते जाता है। A तो सक्सेसिवली कम हो ही रहा होता है और C भी सक्सेसिवली बढ़ रहा होता है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है चीजें याद रखने की, ए तो अपने नॉर्मल ढंग से चलेगा जैसा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होता है। बी का ये जो टर्म है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लेना। K1 बाई K1 माइनस K2 A नॉट e टू पावर माइनस K2 T माइनस e टू पावर माइनस K1 T। इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे और इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें पता चलेगा कौन सा ऐसा टाइम है जहां पर B की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम है, और ये टाइम निकल कर आता है 2.303 K2 माइनस K1 log 10 K2 बाई K1 के बराबर। आगे हम लोग देखें एक्सपेरिमेंटली K को कैसे हम लोग डिटरमिन करते हैं। ये कुछ स्पेशल रिएक्शंस हैं ये भी, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। इस रिएक्शन में क्या होता है कि H2O2 डिकम्पोज होके O2 निकाल देता है, तो वही चीज हम यूज करते हैं एक्सपेरिमेंटली उस रिएक्शन की रेट कांस्टेंट को डिटरमिन करने के लिए। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइप का हो रहा है। V इन्फिनिटी होगा, मतलब इन्फिनिट टाइम के बाद कितना O2 रिलीज हुआ, और V इन्फिनिटी माइनस VT होगा कि उस स्पेसिफिक इंस्टेंस पे कितना O2 रिलीज हो चुका है। ये चीज यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, लिखा भी हुआ है। हम लोग इसकी मदद से निकालते हैं इस रेट कांस्टेंट को। आप इसकी सिग्निफिकेंस समझ सकते हैं। V इन्फिनिटी होगा इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के को रिप्रेजेंट करता हुआ, और V इन्फिनिटी माइनस VT होगा उस इंस्टेंट पर मौजूद रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करता हुआ। आप ये चीज एक एनालॉगी की तरह समझ सकते हैं, और ये हम आगे के आने वाले रिएक्शन में भी देखेंगे। सिमिलरली V नॉट बाई VT यहाँ पर KMnO4 नीडेड टू टाइट्रेट के बराबर होता है। हम लोग जानते हैं KMnO4 के साथ हम लोग टाइट्रेट कर सकते हैं H2O2 को, तो इनिशियली जितना KMnO4 लगा था वो उसकी R नॉट को रिप्रेजेंट करेगा, और एट टाइम T जो इतना लग रहा है वो उसकी R एट T को रिप्रेजेंट करेगा, जैसा हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखा था। आगे हम लोग बढ़ते हैं एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर पे। तो इसमें हम लोग देखते हैं K इज इक्वल टू 2.303 बाई T log 10 V इन्फिनिटी माइनस V नॉट बाई V इन्फिनिटी माइनस VT। यहाँ पर हम लोग V इन्फिनिटी माइनस V नॉट क्यों कर रहे हैं R नॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आप समझिए कि एसिड कैटेलाइज है रिएक्शन,
और हम NaOH से टाइट्रेट कर रहे हैं, तो कुछ NaOH तो चला जाएगा एसिड को टाइट्रेट करने के लिए। उस NaOH को हटाने के लिए हम लोग ये V इन्फिनिटी माइनस V0 का चीज़ करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। तो केन शुगर का हाइड्रोलिसिस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। होता क्या है कि इसमें इन्वर्जन होता है ऑप्टिकल, यानी सुक्रोज जो है वो एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, मानी प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन में लाइट को घुमा देता है। ग्लूकोज भी एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, जबकि फ्रुक्टोज एक लीवो रोटेटरी कंपाउंड है। इसके बारे में आप आइसोमरिज्म जब पढ़ रहे होंगे वहां पर आपने देखा होगा, लीवो रोटेटरी कंपाउंड है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को यूज करते हैं इसके रेट कांस्टेंट को निकालने के लिए। K is equal to 2.303 by T log 10 R infinity minus R0 by R infinity minus RT। जैसा हमने ऊपर देखा था NaOH वाले टाइट्रेशन में एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के सिमिलर टाइप का है यहाँ पर, क्योंकि इनिशियली भी कुछ ऑप्टिकल रोटेशन होगा, उसको यहाँ पर हम लोग माइनस कर लेते हैं और आज टाइम T जो हमें मिलेगा वो तो हम करेंगे ही। यहाँ पर देख सकते हैं R का मतलब है एंगल ऑफ रोटेशन विथ साइन, R0 है ARS, RT है A माइनस एक्स आर एस, एक्स आर जी प्लस एक्स आर वाई। एक्स है जो कि हट चुका है या फिर जो हाइड्रोलाइज हो चुका है जो अमाउंट। R इन्फिनिटी है ARG प्लस ARF। RG यहाँ पे रोटेशन ड्यू टू ग्लूकोज है, RF यहाँ पे रोटेशन ड्यू टू फ्रुक्टोज है, RS यहाँ पे रोटेशन ड्यू टू सुक्रोज है। यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। रेट कॉन्सेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स पर भी डिपेंड कर सकती है। ये चीज़ हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन में देखते हैं। हम लोग जब इसके एग्जांपल्स करेंगे तो हम लोग वहाँ पर कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेंगे जहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शंस भी हैं। ये जनरली देखा जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जो होती हैं उसमें, या मल्टी स्टेप रिएक्शंस जो होती हैं उसमें एक स्टेप इक्विलिब्रियम का होता है, फिर एक स्टेप इरिवर्सिबल होता है। तो जो इक्विलिब्रियम वाला स्टेप होता है वो जनरली फास्ट देखने को मिलता है, और जो RDS हम लोग जब बनाते हैं स्लो स्टेप रिएक्शन का उससे, तो हमें इक्विलिब्रियम वाले टर्म को भी इधर डालना पड़ता है। तो हम लोग ऐसा देखते हैं कि जनरली प्रोडक्ट के टर्म्स भी आ जाते हैं ऐसे रिएक्शंस में। एक और है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट पर भी डिपेंड करता है। यहाँ पर हमारे पास एक अच्छा एग्जांपल है एस्टर की हाइड्रोलिसिस, जिसे एसिड और अल्कोहल मिल रहा है। तो यहाँ पर H+ जो हम एसिड डाल रहे हैं कैटालिसिस के लिए, उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है रेट। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन की तरफ। यहाँ पर एक ग्राफ बनाया गया है। इसमें ER है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी, ET है थ्रेशोल्ड एनर्जी और EA है एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस ग्राफ में ये जो लाइन है वो ER को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन जो है वो प्रोडक्ट की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो डिफरेंस है वो एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ET है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी है जिसका जो वो मिनिमम एनर्जी है जिसके ऊपर जाने के बाद ही रिएक्शन होगी। यहाँ पर हम लोग देख भी सकते हैं जब तक ये एनर्जी प्रोवाइड न की जाए ये प्रोडक्ट की तरफ नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहती है। आर्हेनियस इक्वेशन क्या कहता है? आर्हेनियस इक्वेशन हमें टेम्परेचर डिपेंडेंस दिखाता है रेट ऑफ रिएक्शन की। तो रेट कांस्टेंट जैसा हम लोग जानते हैं कि इनिशियल और फाइनल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। रेट कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ देखते हैं Ae⁻⁻ जहाँ पर ये इसका एक्टिवेशन एनर्जी है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ K भी बढ़ता है या फिर रेट कांस्टेंट भी बढ़ता है। यहाँ पर जो e⁻⁻ का टर्म है ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो रिएक्शन की है वो EA के बराबर होगी। log 10 K2/K1 EA/2.303 R 1/T1 - 1/T2। इसी रिएक्शन को अगर आप इसी इक्वेशन को अगर आप लॉग के टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसे आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल सा कन्वर्जन है। आगे हम लोग देखते हैं ज़्यादातर रिएक्शंस जो 298 केल्विन पर होती हैं या रूम टेम्परेचर पर होती हैं, उनमें अगर हम लोग 10 डिग्री राइज करते हैं तो K की वैल्यू डबल हो जाती है। इसे ही हम लोग म्यू कहते हैं जो कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहलाता है, KT+10/KT। 298 केल्विन पर जनरली देखा जाता है कि ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 के बराबर है। आगे है, अगर टेम्परेचर को हम लोग T1 से T2 राइज कर दें, 10 डिग्री नहीं 20 डिग्री नहीं, T1 से T2 कितना भी जंप अगर करें तो वहां पर जो रेट कांस्टेंट होगा वो μ⁴n टाइम्स बन जाएगा, और यहाँ पर n होता है T2 - T1/10। आगे हम लोग देखें
दो रिएक्शंस को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ऐड हो जाती है, उसके जो रेट कांस्टेंट होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सिमिलरली दो को अगर सब्ट्रैक्ट तो उसके जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, रेट कांस्टेंट डिवाइड हो जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने पे रेट कांस्टेंट पावर में चले जाते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है उस x के साथ, अगर हम लोग x टाइम्स कोएफिशिएंट डाल दें उसके सामने तो। सिमिलरली अगर हम लोग कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट क्या करता है कि एक अल्टरनेट पाथवे देता है रिएक्शन के लिए। जब हम लोग ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी कैटलिस्ट के बारे में, तो हम लोग को दिखेगा किस तरह से रिएक्शन थोड़ी सी बदल जाती है कैटलिस्ट के आने से, और इसी कारण से जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको ये थोड़ा सा कम कर देता है। कैटलिस्ट भी दो तरह के होते हैं जनरली, पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रेट बढ़ाते हैं और नेगेटिव कैटलिस्ट जो रेट घटाते हैं। हम लोग जनरली पॉजिटिव कैटलिस्ट की ही बात करते हैं अपने पूरे सिलेबस में, तो आप ये याद रख सकते हैं कि ये रेट को इंक्रीज करने के काम आते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ये दो कंडीशन जरूरी हैं। प्रॉपर ओरिएंटेशन का क्या मतलब है? मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है जो कि इस ओरिएंटेशन में कंप्लीट होती है, ए और बी, ये दोनों जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं इस तरह से तो ये रिएक्शन करवा सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों इस तरह से रिएक्ट करें तो इसका रिएक्शन नहीं होगा, और यही चीज हमें यहां पर देखने को मिल सकती है। इसीलिए जो भी मॉलिक्यूल्स इस ओरिएंटेशन में रिएक्ट करते हैं या फिर कोलाइड करते हैं, सिर्फ उन्हीं का रिएक्शन होगा। और इसके लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर देते हैं यहाँ पर, जिसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर, प्रोबेबिलिटी जिसकी ओरिएंटेशन करेक्ट होगी। इससे एक चीज सामने आती है कि जो ए है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, लेकिन आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में हमें दिखाया गया है या फिर आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऐसा कहता है कि सिर्फ ये वाला टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और ए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट था। इसीलिए कोलिजन थ्योरी आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को गलत प्रूव करती है और ये एक लिमिटेशन कहलाता है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट का। आगे हम लोग बढ़े रेडियो एक्टिविटी की तरफ, तो आप ये चीज याद रख लें कि रेडियो एक्टिविटी के सभी रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। और यहाँ पर हमें देखने को क्या मिलता है कि रेडियो एक्टिविटी होती कब है? जब न्यूक्लियस के अंदर इंस्टेबिलिटी आ जाए। अगर n/p 1 है यानी न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो 1 है तो हाईली स्टेबल न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है। अगर n/p 1 से कम है तो हमें हाईली अनस्टेबल देखने को मिलता है। n/p 1 से ज्यादा है तो अनस्टेबिलिटी थोड़ी बहुत आती है, इंस्टेबिलिटी हम कह सकते हैं उसे। और n/p अगर 1.52 से ज्यादा है तो ये फिर से हाईली अनस्टेबल कहलाएगा। ये चीज आप अगर पीरियोडिक टेबल खोल के चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो बहुत ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनमें ये चीज देखने को मिलती है। आगे हम लोग देखें कि अगर n/p 1 से कम है तो इसे कहते हैं बिलो स्टेबिलिटी बेल्ट, और इसमें प्रोटॉन को कम करने की जरूरत है स्टेबिलिटी के लिए, जैसा आप लोग देख भी सकते हैं। प्रोटॉन को कम हम लोग कैसे करते हैं? तो बीटा प्लस की एमिशन करके या के कैप्चर करके। बीटा प्लस की एमिशन क्या होती है? बीटा प्लस इसे कहते हैं। ये जब एमिट होता है तो इससे प्रोटॉन की नंबर कम हो जाती है और न्यूट्रॉन बन जाता है। सिमिलरली के कैप्चर क्या होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता है प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि चार्ज उसका न्यूट्रलाइज हो गया। के कैप्चर में क्या होता है कि जो के शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें कैप्चर करता है प्रोटॉन या फिर न्यूक्लियस उन्हें खींच लेता है, तो ये जगह खाली हो जाती है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ जाता है और क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहा है तो उससे एक्सरे एमिट होता है। ये चीज हमें देखने को मिलता है। तो आप ये चीज भी देख सकते हैं कि एक्सरे क्या एमिशन होता है जब भी हम लोग के कैप्चर करवाते हैं। तो आगे हम लोग देखें, अगर n/p ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 1 है तो इसे अबव स्टेबिलिटी बेल्ट कहते हैं, और यहाँ पे हमें न्यूट्रॉन का नंबर कम करने की जरूरत है। ये कैसे होता है? तो हम सीधे ही न्यूट्रॉन को एमिट कर देते हैं न्यूक्लियस से, या फिर बीटा माइनस एमिशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन माइनस का एमिशन होता है। तो इस तरह से हमें न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनता हुआ दिखता है। आगे जैसा मैंने आपको बताया सभी रेडियो एक्टिव डीकेज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं। यहाँ पर भी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन था वही फॉलो होता है। बस यहाँ पर एक चेंज क्या है कि हमने ऊपर देखा था कि के जो था वो टेम्परेचर डिपेंडेंट था, टेम्परेचर बढ़ने से के बढ़ जाता था, लेकिन रेडियो एक्टिविटी के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो हमारे पास रिएक्शन का कांस्टेंट है लैम्डा, वो चेंज नहीं करता है टेम्परेचर के साथ।
यहाँ पर हम टी हाफ देख सकते हैं 0.693 बाई लैम्डा, जैसा हमने ऊपर देखा था। यहाँ पर एक नया कांस्टेंट डिफाइन होता है एवरेज लाइफ, ये 1 बाई लैम्डा के बराबर होता है। dn बाई dt जैसा हमने ऊपर देखा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेम है। इसे रेट ऑफ डीके कहते हैं। रेट ऑफ डीके को एक्टिविटी भी कहा जाता है। 1 क्यूरी का वैल्यू होता है 3.7 इंटू 10⁻10 डीपीएस और 1 बेक्यूरेल का वैल्यू होता है 1 डीपीएस। डीपीएस मतलब डीकेज पर सेकंड। क्यूरी का वैल्यू आप याद रख सकते हैं, हो सकता है जेईई मेंस में आपसे डायरेक्टली ये चीज पूछ लिया जाए, नीट में भी पूछा जा सकता है। ओलंपियाड्स में जनरली आपको इसकी वैल्यूज दी रहती हैं। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।